एसए 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, आपको समझाने की जिम्मेदारी मेरी, याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी, ये भी बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और क्या चीजें फालतू है जो कि आप लोगों को स्किप करनी है। सब कुछ अपन डीप में कवर करेंगे, लेकिन वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो ताकि मैं मोटिवेट हो पाऊं आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो लाने के लिए। फटाफट से दोस्तों के साथ शेयर कर दो और कमिटमेंट कर दो कमेंट में दैट यस आई विल डेफिनेटली स्कोर 70+ इन ऑडिट इन मे 2024। सीए इंटर का चैप्टर नंबर 6 है ये, और सीए फाइनल वालों को भी इसी में से प्रिपरेशन करना है, क्योंकि फाइनल लेवल पे क्या बोल दिया है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का इससे आपको इंटर से करना है। मैंने बोला ठीक है सर, तो बोला हाँ जी सर, हाँ जी समझ में आ गया। ठीक है, मैंने बोला हाँ। आगे बढ़ते हैं फटाफट तरीके से, ये पूरा काट देना है, कुछ काम का नहीं, जितना मैं मार्क कराऊंगा उतना ही पढ़ते जाना है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का देखो, ये पैरा नंबर 1 लिखा है ना, उधर आ जाओ फटाफट से। क्या लिखा हुआ है पहले वाले पैराग्राफ में, मैंने क्या मार्क करी है, खाली आखिरी लाइन आपको पढ़नी है। क्या है वो लास्ट लाइन, लॉज और रेगुलेशंस में एस्टैब्लिश एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स, यानी कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के एसए ने तो जो बोला है, एसए 230 ने तो बोला है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आपको कुछ मेंटेन रखनी है। एसए 230 का नाम क्या है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, तो उसने तो बोला है कि क्या डॉक्यूमेंट आपको मेंटेन रखनी है। उसके अलावा लॉ ने अगर कुछ बोली है ना, तो वो लॉ वाली डॉक्यूमेंट भी मेरे को मेंटेन रखनी है। पर्टिकुलर लॉ ने अगर मेरे को कोई बोली है तो फिर वो पर्टिकुलर लॉ वाली भी मेरे को डॉक्यूमेंट्स मेंटेन रखनी है। मैंने बोला ठीक है सर। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या है वो पहले समझते हैं अपन। तो देखो बढ़िया सा चार्ट बना के दे रखा है आईसीआई ने अपने को, थोड़ा बड़ा करता हूं। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का क्या करा है, बढ़िया सा चार्ट बना के दे रखा है। सबसे पहली बात तो समझो, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को वर्किंग पेपर और वर्क पेपर भी बोलते हैं। तो एग्जाम में कहीं भी आपको वर्किंग पेपर या वर्क पेपर दिख जाए ना, तो समझ जाना वो लोग ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की ही बात कर रहे हैं। देखो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की डेफिनेशन क्या है ना, रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म, यानी कि मैंने क्या कारनामे किए, ऑडिटर ने क्या कारनामे किए, क्या प्रोसीजर फॉलो किए। रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, उससे उसको क्या सबूत मिले। कंक्लूजन द ऑडिटर रीच्ड, और उसने क्या कंक्लूजन निकाले। इन तीनों के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन यानी कि ऑडिटर ने क्या क्या डॉक्यूमेंट किया है। तो क्या चीज होती है सर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में, क्या डेफिनेशन होती है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की, रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म, यानी कि सबसे पहले ऑडिटर रिकॉर्ड करता है कि क्या कारनामे उसने किए हैं। रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, वो कारनामे करके उसको क्या सबूत मिला है। और कंक्लूजन द ऑडिटर रीच, मैंने बोला ठीक है, ये तो बहुत ही आसान डेफिनेशन है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सिंपल सी बात समझो, डायरी ऑडिटर की जिसमें वो चीजों को डॉक्यूमेंट कर रहा है। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर फालतू है, नहीं पढ़ना। नेचर ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन नॉट सो इंपॉर्टेंट, पर तो भी अपन लोग पढ़ेंगे। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ द ऑडिटर्स बेसिस फॉर कंक्लूजन, यानी कि क्या देता है ये, सबूत मेरे को देता है, एविडेंस मेरे को देता है, पहला। और दूसरा, एविडेंस दैट द ऑडिट वाज प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद एसएस एंड एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। पहला किसका सबूत देता है, एविडेंस ऑफ द ऑडिटर्स बेसिस फॉर कंक्लूजन, कंक्लूजन जो ऑडिटर ने निकाले है ना, कंक्लूजन उसके लिए जो बेसिस है ना, बेसिस उसका वो सबूत मेरे को देता है। यानी कि जो भी मैंने कंक्लूजन निकाला है, एंड में जो मैंने ओपिनियन दिया है ना, उसका बेसिस जो बन रहा है ना, उसका जो बेस बन रहा है, उसका सबूत मेरे को मिल रहा है सबसे पहला। दूसरा मेरे को यह सबूत मिल रहा है कि ऑडिट वाज प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद एसएस, एसएस के हिसाब से और लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यानी कि लॉ के हिसाब से मैंने ऑडिट किया था, उसका मेरे को सबूत मिल रहा है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। मेमोरी टेक्निक पहले उसकी नोट डाउन करो। देखो, कंटिन्यूइंग इंस्पेक्शन स्क्वायर ऑफ सांप, ये रही मेमोरी टेक्निक, ये रही काम, एक मिनट नोट डाउन करो। कंटिन्यूइंग इंस्पेक्शन स्क्वायर ऑफ सांप, सांप जो होता है ना, उसका मैं क्या कर रहा हूं, कंटिन्यूइंग इंस्पेक्शन 2 बार। हाईलाइट मैंने आप लोगों के लिए कर रखा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो फोर्थ पॉइंट में कंटिन्यूइंग है, फिर इंस्पेक्शन 2 बार आ रहा है, फिफ्थ पॉइंट में और सिक्स पॉइंट में, और सांप यानी कि एसएपी। तो देखो सेकंड पॉइंट में सुपरवाइज का एस ले लिया मैंने, देखो हाईलाइट करके रखा है। थर्ड पॉइंट में अकाउंटेबल का ए ले लिया, और फर्स्ट पॉइंट में प्लानिंग का क्या ले लिया, पी ले लिया। अब सर समझने की कोशिश करते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को बनाने का पर्पस क्या है। पहला, कंटिन्यूइंग इंस्पेक्शन स्क्वायर ऑफ सांप, तो पहला क्या है, कंटिन्यूइंग। पॉइंट नंबर 4, रिटेनिंग अ रिकॉर्ड ऑफ मैटर्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस टू फ्यूचर ऑडिट, फ्यूचर में ताकि काम आ पाए ना, इसीलिए मैंने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन रखा है। ठीक है, उसको मैं हाई-फाई भाषा में क्या बोलूंगा, रिटेनिंग अ रिकॉर्ड ऑफ मैटर्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस टू फ्यूचर ऑडिट, यानी कि फ्यूचर में मेरे को काम आ पाए, इसीलिए आज मैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन रखूंगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन, सर कौन से इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन, पॉइंट नंबर 5 और 6, एनेबलिंग द कंडक्ट ऑफ
enabling the conduct of quality control reviews and inspections in accordance with SQC1। SQC1 जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा, उधर मेरे को क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू और इंस्पेक्शन करना पड़ता है ताकि वो अच्छे से हो पाए, इसीलिए मैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन रखूंगा। मैंने बोला ठीक है, ये था मेरा पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6, enabling the conduct of external inspection in accordance with applicable legal regulatory other requirement। फॉर एग्जांपल बैंक वालों के लिए एक्सटर्नल इंस्पेक्शन करने कौन आए, तो बोले आरबीआई वाले आए, तो ताकि वो लोग अच्छे से एक्सटर्नल इंस्पेक्शन कर पाए, इसलिए मेरे को ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन रखना है। मैंने बोला ठीक है, तो ये बात थी कंटिन्यूइंग इंस्पेक्शन की। ठीक है, कंटिन्यूइंग इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन 2 बार इंस्पेक्शन है। अब साप SAP क्यों रखूंगा मैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन? सबसे पहला पर्पस सुन लो, एस assisting members of the engagement team to direct and supervise the audit work and to discharge their review responsibilities। जो ऑडिट की टीम है ना, वो लोग अच्छे से डायरेक्शन कर पाएंगे, सुपरविजन कर पाएंगे वो लोग काम का, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रिव्यू कर पाएंगे। क्यों? जब लिखित में चीजें होंगी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में, तो डायरेक्शन देना यानी कि ऑर्डर देना, सुपरविजन करना आसान हो जाएगा। तो डायरेक्शन एंड सुपरविजन का क्या लिया है मैंने? एस लिया है। ठीक है, मैंने बोला हाँ। फिर ए क्या है ना, एनेबलिंग द एंगेजमेंट टीम टू बी अकाउंटेबल फॉर इट्स वर्क। जब चीजें लिखित में होगी ना, तो अपनी जिम्मेदारी अपन आसानी से बांट सकते हैं। तो जिम्मेदारी को क्या बोलता हूं मैं? अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबल रहने के लिए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मेंटेन रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा, असिस्टिंग द एंगेजमेंट टीम टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट। अगर चीजें लिखित में होगी ना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में सब रिटर्न में होता है, लिखित में होता है, तो प्लानिंग अच्छे से हो पाएगी, परफॉर्मेंस अच्छे से हो पाएगा। तो कंटिन्यूइंग इंस्पेक्शन स्क्वायर ऑफ सांप, कंटिन्यूइंग इंस्पेक्शन स्क्वायर ऑफ सांप, इंस्पेक्शन स्क्वायर यानी कि इंस्पेक्शन 2 बार है, कंटिन्यूइंग इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन सांप। ठीक है, चीजें लिखित में है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में, सब मैंने रिटर्न में मेंटेन रखा है। तो सबसे पहला क्या फायदा है मेरा? कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस टू फ्यूचर ऑडिट, यानी कि फ्यूचर के ऑडिट में काम में आएगा, जो भी फ्यूचर में ऑडिट करने आएगा तो वो देख पाएगा। दूसरा, इंस्पेक्शन, तो बोले कौन सा इंस्पेक्शन? सबसे पहला इंस्पेक्शन है SQC1 वाला इंस्पेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एंड इंस्पेक्शन एज पर SQC1। और दूसरा है एक्सटर्नल इंस्पेक्शन, जो कि आरबीआई वगैरह कर रहा है बैंक के लिए, या कोई भी बाहर की बॉडीज कर रही है लीगल रेगुलेटरी अदर रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, मैंने बोला हाँ। SAP, एस फॉर सुपरविजन ऑफ ऑडिट वर्क करने में काम में आएगा, अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने में काम में आएगा, यानी कि जिम्मेदारी को फिक्स करने में, और प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट करने में काम में आएगा। मैंने बोला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, जिसका मेमोरी टेक्निक है कंटिन्यूइंग इंस्पेक्शन स्क्वायर ऑफ सांप। फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको मार्क करवा दूंगा। पहला, द ऑडिटर शैल प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द ऑडिटर शैल प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन यानी कि ऑडिटर चीजें लिखित में ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाएगा। ठीक है, दैट इज सफिशिएंट टू एनेबल एन एक्सपीरियंस ऑडिटर हैविंग नो प्रीवियस कनेक्शन विद द ऑडिट टू अंडरस्टैंड। देखो, मैं हूं रिलायंस का ऑडिटर, तो मैं पहली बार रिलायंस का ऑडिट करने जा रहा हूं। ठीक है, मेरा कोई प्रीवियस कनेक्शन नहीं है रिलायंस के ऑडिटर से, मतलब मेरा कोई प्रीवियस कनेक्शन नहीं है रिलायंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, रिलायंस के ऑडिट से। मैं पहली बार रिलायंस का ऑडिट करने जा रहा हूं, तो मैं ऐसा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाऊंगा जो कि मेरे को क्या अंडरस्टैंड करने में मदद करे। द ऑडिटर शैल प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऐसा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाऊंगा that is sufficient to enable an experienced auditor having no previous connection with the audit। मेरा रिलायंस के ऑडिट से कोई लेना देना नहीं था अभी तक, लेकिन पहली बार मैं उसको ऑडिट करने जा रहा हूं, तो ऐसा बनाऊंगा टू अंडरस्टैंड द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड। जो भी मैं उधर ऑडिट प्रोसीजर करने वाला हूं, कारनामे करने वाला हूं, उसका मैं नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट समझ सकूं ना, वैसा मैं बनाऊंगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। पहला पॉइंट खाली समझना है इसको, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो भी आपको मार्क कराऊंगा। द रिजल्ट्स ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड एंड द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, यानी कि जो ऑडिट प्रोसीजर मैंने की उसका क्या रिजल्ट आ रहा है और क्या ऑडिट एविडेंस मेरे को मिल रहा है। जो ऊपर मैंने कारनामे परफॉर्म किए ना ऑडिट प्रोसीजर्स, उसका क्या रिजल्ट आ रहा है और क्या सबूत मेरे को मिल रहा है, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। और तीसरा, सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइजिंग ड्यूरिंग द ऑडिट, कौन से बड़े मैटर्स अराइज हो रहे हैं ऑडिट के टाइम पे। मैं ऑडिट करने गया तो कौन सी बड़ी बातें मेरे सामने आई, एंड कंक्लूजन रीच्ड देयरऑन, वो बड़ी बातों पे मेरे को क्या कंक्लूजन मिला, क्या कंक्लूजन पे मैं पहुंचा उन बड़ी बातों को लेकर के। एंड सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट्स मेड इन रीचिंग दोस कंक्लूजन, मेरे कौन से बड़े प्रोफेशनल जजमेंट थे, यानी कब मेरे को दिमाग लगाने की जरूरत पड़ी वो कंक्लूजन को रीच करते समय, यानी कि वो कंक्लूजन बनाते समय। ठीक है सर, समझ में नहीं आया, मिक्सचर हो गया। मैंने बोला इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, वैसे भी 2 बार पढ़ना था खाली। क्या है वो, मेरे को कैसा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाना है, तो ऐसा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाना है जो कि मेरे को मदद कर पाए टू अंडरस्टैंड द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। सबसे पहली बात, रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, यानी जो ऑडिट प्रोसीजर मैंने किए, जो कारनामे मैंने किए, उसके रिजल्ट्स एंड ऑडिट एविडेंस। सिग्निफिकेंट मैटर्स, कुछ बड़ी बातें जो सामने आई है उस पे कंक्लूजन जो कि मैंने बनाए हैं। एंड सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट, वो कंक्लूजन को बनाते वक्त। मैंने बोला ठीक है। अगला पॉइंट, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन वन टाइम रीड है। फर्दर इन डॉक्यूमेंटिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, जब कभी भी मैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर को डॉक्यूमेंट कर रहा हूं, तो मैं किन किन बातों को डॉक्यूमेंट करूंगा। सबसे पहली बात, द आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पेसिफिक आइटम्स और मैटर्स टेस्टेड, यानी कि मैं कौन से चीज को टेस्ट कर रहा हूं ना, मैं कौन सी चीज का ऑडिट कर रहा हूं, वो चीज के कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखूंगा, यानी कि वो चीज के बारे में लिखूंगा। सबसे पहली बात। दूसरी बात,
हु परफॉर्म द ऑडिट वर्क एंड द डेट सच वर्क वाज कंप्लीटेड, ऑडिट किसने किया, कौन से दिन पे किया। हु रिव्यूड द ऑडिट वर्क परफॉर्म्ड एंड द डेट एंड एक्सटेंट ऑफ सच रिव्यू, ऑडिट को रिव्यू किसने किया और कौन से दिन पे किया और कितने हद तक किया। अरे वाह, क्या जबरदस्त बातें चल रही है, समझ रहे हो। इन डॉक्यूमेंटिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, यानी कि जब कभी भी ऑडिट प्रोसीजर को डॉक्यूमेंट किया जा रहा है, ऑडिट प्रोसीजर के नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट को डॉक्यूमेंट किया जा रहा है, तो तीन बातें ऑडिटर रिकॉर्ड करेगा। सबसे पहली बात, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्पेसिफिक आइटम, यानी कि कौन सी आइटम को टेस्ट किया जा रहा है, सबसे पहली बात। ऑडिट किसने किया, कौन से डेट पे किया, हु परफॉर्म द ऑडिट वर्क एंड द डेट व्हेन सच वर्क वाज कंप्लीटेड। ऑडिट का रिव्यू किसने किया, कौन से डेट पे किया और कितने हद तक किया, यानी कि एक्सटेंट ऑफ सच रिव्यू। मैंने बोला चलो ठीक है, अब जो पॉइंट आ रहा है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उधर मार्क कर लो। द ऑडिटर शेल डॉक्यूमेंट डिस्कशंस, हाईलाइट करो उधर, डॉक्यूमेंट डिस्कशंस, डॉक्यूमेंट डिस्कशंस, डॉक्यूमेंट डिस्कशंस ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स विद मैनेजमेंट, टीसीडब्ल्यूजी एंड अदर्स, यानी कि ऑडिटर किस चीज को डॉक्यूमेंट करेगा, किस चीज को लिखेगा, तो जो भी वो बड़े बातों पे डिस्कशन करेगा, डिस्कशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर, सिग्निफिकेंट यानी कि बड़ी बातों पे, तो बड़ी बातों के जो भी डिस्कशन होंगे ना, किसके साथ मैंने डिस्कशन किए, किसके साथ ऑडिटर ने डिस्कशन किए, तो बोले मैनेजमेंट के साथ किए या टीसीडब्ल्यूजी के साथ किए या एंटिटी में किसी के भी साथ किए, इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ द सिग्निफिकेंट मैटर्स डिस्कस्ड एंड व्हेन एंड विद whom द डिस्कशंस टुक प्लेस, क्या क्या मेरे को डॉक्यूमेंट करना है, कब वो डिस्कशन हुआ, यानी कि व्हेन सच डिस्कशन टुक प्लेस, विद whom डिस्कशन टुक प्लेस, किसके साथ मैंने डिस्कशन किए, क्या मैंने मैनेजमेंट के साथ किए या टीसीडब्ल्यूजी के साथ किए या कोई दूसरे एम्प्लॉय के साथ किए। ठीक है, मैंने बोला हाँ, यानी कि कौन से डिस्कशन को मेरे को इधर डॉक्यूमेंट करना है, सारे डिस्कशन को डॉक्यूमेंट करना है क्या, मैंने बोला नहीं सर, सिग्निफिकेंट मैटर्स के डिस्कशन को जाके एक बार डॉक्यूमेंट कर देना। उसके अलावा अगर तो कोई भी इनकंसिस्टेंसी मिली ना, तो ऑडिटर डॉक्यूमेंट करेगा हाउ द ऑडिटर एड्रेस्ड द इनकंसिस्टेंसी। देखो मैंने हाईलाइट करके दिया आपको इधर, यहां पे देखो, आपको if the auditor identified information that is inconsistent with the auditor's final conclusion regarding a significant matter, यानी कि कोई भी inconsistent information मेरे को मिली, तो ऑडिटर क्या डॉक्यूमेंट करेगा कि कैसे वो इनकंसिस्टेंसी को मैंने एड्रेस किया। ठीक है सर, मैंने बोला हाँ। अगला सवाल, द फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डिपेंड्स अपॉन फैक्टर सच एज, मेमोरी टेक्निक क्या है इसकी, निशान, यानी कि फॉर्म, कंटेंट, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, मार्क कर लो उधर, यानी कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कितना करना है, किस फॉर्म में करना है और उसका क्या कंटेंट होगा। फॉर्म यानी कि किस फॉर्मेट में करना है, कंटेंट यानी कि उसके अंदर कंटेंट क्या होगा, एक्सटेंट यानी कि कितनी हद तक करना है, वो किन बातों पे डिपेंड रहेगा, तो निशान बातों पे डिपेंड रहेगा। ठीक है सर, मैंने अंडरलाइन भी करके दिया है, देखो साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी का एस अंडरलाइन किया है, नेचर ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स का एन अंडरलाइन किया है, आइडेंटिफाइड रोमम का आई अंडरलाइन किया है, सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑडिट एविडेंस का एस अंडरलाइन किया है, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शन का एन अंडरलाइन किया है, और 7 पॉइंट में ऑडिट मेथोडोलॉजी का ए अंडरलाइन किया है। निशान वो है हमारा मेमोरी ट्रिक। चलो सर समझते हैं चीजों को और याद भी करते हैं। पहला क्या है, एन, निशान का क्या है पहला, एन, एन फॉर नेचर ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड, यानी कि ऑडिट प्रोसीजर्स क्या थे मेरे। ठीक है, तो फॉर्म, कंटेंट, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किस पे डिपेंड करेगा, सबसे पहला नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म। ठीक है, मैंने बोला हाँ, एन फॉर नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, आई फॉर आइडेंटिफाइड रोमम। ठीक है, क्या है आई फॉर आइडेंटिफाइड रोमम, अगर रोमम ज्यादा रहेगा तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन भी ज्यादा रहेगा, रोमम कम रहेगा तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन भी कम रहेगा। फिर अगला एस, एस फॉर साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, अगर तो एंटिटी की साइज कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा रहेगी तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन भी ज्यादा रहेगा, साइज कॉम्प्लेक्सिटी कम तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन भी कम। ठीक है, ये जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं वो आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, एग्जाम में तो आपको खाली ये लाइन ही लिखनी है, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, बस, फिर उसका एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है जो कि मैं आपको दे रहा हूं। फिर एक और एस, निशान में क्या आता है, एक और एस, एस फॉर सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, तो ऑडिट एविडेंस सिग्निफिकेंट रहेगा तो ज्यादा मेंटेन करूंगा और इनसिग्निफिकेंट रहेगा तो कम मेंटेन करूंगा। क्या है सर, एस फॉर सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। फिर आता है ए फॉर ऑडिट मेथोडोलॉजी एंड टूल्स यूज्ड, ऑडिट करने के लिए मैं कौन सी मेथड का यूज कर रहा हूं, क्या सैंपलिंग मेथड का यूज कर रहा हूं या 100% टेस्टिंग में कर रहा हूं, ऑडिट मेथोडोलॉजी एंड टूल्स यूज्ड। ठीक है, मैंने बोला हाँ। और एक और एन, एन फॉर नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड, एक्सेप्शन का मतलब होता है गलती। ठीक है, तो अगर ज्यादा गलती मिलेगी तो ज्यादा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रखूंगा, कम गलतियां मिलेगी तो कम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रखूंगा तो चल जाएगा। ठीक है, ये सारी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के साथ समझा दी, लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन एग्जाम में नहीं लिखना था। क्या है, एन फॉर नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड, आई फॉर आइडेंटिफाइड रोमम, एस फॉर साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, एस फॉर सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, ए फॉर ऑडिट मेथोडोलॉजी एंड टूल्स यूज्ड, एन फॉर नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड। इसके अलावा एक और पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, 5 मार्क के क्वेश्चन में 6 मार्क, 5 मार्क के क्वेश्चन में आप 6 पॉइंट लिख सकते हो। क्या एक और पॉइंट जो कि हमने रह गया था, पॉइंट नंबर 6, द नीड टू डॉक्यूमेंट अ कंक्लूजन
और द बेसिस फॉर कंक्लूजन नॉट रेडिली डिटरमाइनेबल फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड और ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, यानी कि ऐसी चीज को मैं डॉक्यूमेंट करूंगा जो कि मेरे को ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से रेडिली अवेलेबल नहीं है, वो मेरे को बाहर एक्स्ट्रा प्रोसीजर लगा के, अदर ऑडिट प्रोसीजर लगा के मेरे को ढूंढनी पड़ेगी। द नीड टू डॉक्यूमेंट अ कंक्लूजन और द बेसिस फॉर द कंक्लूजन, ऐसी चीज को मैं डॉक्यूमेंट करूंगा जो कि मेरे को कागजात जो होते हैं ना, कंपनी के कागजात, वहां से इजीली नहीं मिल रही है, मेरे को एक्स्ट्रा प्रोसीजर लगा के, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगा के पता करनी पड़ेगी। मैंने बोला ठीक है। अगला सवाल, एग्जांपल्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, वन टाइम रीड है, ज्यादा इस पे दिमाग नहीं लगाना। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में भी रिकॉर्डेड ऑन पेपर और इलेक्ट्रॉनिक और अदर मीडिया। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कैसी भी हो सकती है, पेपर फॉर्मेट में हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। एग्जाम्पल दिए हुए 3-4 एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से याद कर लेना। ऑडिट प्रोग्राम, एनालिसिस, इश्यूज, मेमोरेंडम, ऐसा करके जो भी छोटे छोटे एग्जाम्पल लगे आप अपने हिसाब से याद कर लेना, ज्यादा दिमाग मत लगाना। इंपॉर्टेंट चीजें अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, वो सुन लो। अब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये 2 पैराग्राफ, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली, तो एक बार इसको पढ़ के चले जाना। द ऑडिटर मे इंक्लूड कॉपीज ऑफ द एंटिटीज रिकॉर्ड्स, फॉर एग्जांपल सिग्निफिकेंट एंड स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स एज पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिटर अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में कंपनी के कोई रिकॉर्ड्स को रख सकता है, कंपनी के कोई कॉन्ट्रैक्ट को, कंपनी के कोई एग्रीमेंट को रख सकता है। यानी कि ऑडिटर जब चीजें लिखेगा अपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में, तो किन चीजों को वो अटैच कर सकता है, तो मैंने बोला कंपनी के कोई भी रिकॉर्ड को, कंपनी के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को, कंपनी के कोई भी एग्रीमेंट को। पहला, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर द एंटिटीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड। मैं जिस एंटिटी को ऑडिट करने गया हूं ना, वो अपने अकाउंट्स तो मेंटेन करेगी, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अकाउंट्स का सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। अकाउंट्स अपनी जगह पे और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अपनी जगह पे, ठीक है। अकाउंट्स जो है ना, अकाउंट्स तो कंपनी अकाउंट्स बनाएगी, ऑडिटर वो अकाउंट को चेक करेगा और अपना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन देगा। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी अकाउंट्स नहीं बनाएगी, ठीक है। मैंने बोला हाँ। अब अगली बात, एमसीक्यू के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, द ऑडिटर नीड नॉट इंक्लूड इन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में ये चीजें नहीं आएगी। कौन सी चीजें, सुपरसीडेड ड्राफ्ट ऑफ वर्किंग पेपर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ड्राफ्ट कभी भी नहीं आएगा, फाइनल कॉपी आएगी। सुपरसीडेड ड्राफ्ट यानी कि पुराने ड्राफ्ट, तो पुराने ड्राफ्ट कभी भी नहीं आएंगे, जो फाइनल कॉपी होगी ना वही आएगी हमारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में। सुपरसीडेड ड्राफ्ट नहीं आएंगे, यानी कि पुरानी चीजें नहीं आएगी, पहला। दूसरा, नोट्स दैट रिफ्लेक्ट इनकम्प्लीट और प्रिलिमिनरी थिंकिंग। इनकम्प्लीट या प्रिलिमिनरी थिंकिंग कभी भी नहीं आती हमारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में, कंप्लीट चीज आती है। प्रिलिमिनरी यानी कि वो प्रिलिमिनरी स्टेज पे है, जैसे तुम्हारी प्रीलिम्स और मेंस 2 एग्जाम होती थी ना 10th और 12th में, तो देखो प्रिलिमिनरी यानी कि अभी वो इनकम्प्लीट स्टेज पे, तो इनकम्प्लीट चीजें कभी भी नहीं आएगी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में, फुल एंड फाइनल चीजें आएगी। तीसरा, प्रीवियस कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स करेक्टेड फॉर टाइपोग्राफिकल और अदर एरर। टाइपोग्राफिकल एरर वाली जो पुरानी कॉपियां होगी ना, वो नहीं आएगी, जो सुधारी हुई कॉपीज होगी ना वही आएगी हमारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में। और चौथा, डुप्लीकेट ऑफ डॉक्यूमेंट, कभी भी डुप्लीकेट चीजें नहीं आएगी हमारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में, ओरिजिनल चीजें आएंगी। तो क्या चीजें नहीं आएगी उसकी लिस्ट को समझ लो। सुपरसीडेड ड्राफ्ट नहीं आएंगे, यानी कि पुराने ड्राफ्ट जो है नहीं आएंगे, फाइनल कॉपी है ना वही आएगी। उसके बाद, नोट्स दैट रिफ्लेक्ट इनकम्प्लीट और प्रिलिमिनरी थिंकिंग, जो इनकम्प्लीट चीजें वो नहीं आएगी, तो क्या आएगा, कंप्लीट चीजें आएंगी। प्रीवियस कॉपी कभी भी नहीं आएगी, लेटेस्ट कॉपी आएगी, और डुप्लीकेट कभी भी नहीं आएंगे। क्या आएंगे सर, ओरिजिनल चीजें आएंगी हमारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में। टाइमली प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फटाफट से अपन समझ लेते हैं। द ऑडिटर शैल प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑन अ टाइमली बेसिस। फालतूगिरी की बातें लिखी गई है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को टाइमली बेसिस पे करना है। क्यों करना है, तो देखो रीजन है, मैंने उसको अंडरलाइन करके दिया हुआ है। प्रिपेयरिंग सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑन अ टाइमली बेसिस। टाइमली बेसिस पे अगर आप बनाओगे तो आपकी क्वालिटी बढ़ेगी, एनहेंस होगी क्वालिटी, और रिव्यू और इवैल्यूएशन अच्छे से हो पाएगा। तो फालतू की बातें लिखी गई है। देखो आखिरी वाली लाइन जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार मार्क कर रखा है, वो आपको एमसीक्यू में कहीं भी आ सकती है, तो उसको आप समझना। Documentation prepared after the audit work has been performed is likely to be less accurate than documentation prepared at the time such work is performed। यानी कि क्लास में आप क्लास के साथ साथ नोट्स बनाओगे ना तो आप सब कवर कर लोगे। या तो छोड़ो ये वाला एग्जांपल मत लो, आप क्लास के साथ साथ रिवीजन करोगे ना तो आप सब कंप्लीट कर लोगे। लेकिन सारी क्लास खत्म हो जाने के बाद आप रिवीजन करोगे ना, आप सोचोगे 5-10 चैप्टर खत्म हो जाने तो फिर रिवीजन करूंगा, तो आपका काम तमाम हो गया। सिमिलरली डॉक्यूमेंटेशन के साथ भी ऐसा ही है। डॉक्यूमेंटेशन जो एंड में बनाओगे ना आप, तो वो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगी, लेकिन साथ बाय साथ ऑडिट का काम करते करते आप डॉक्यूमेंटेशन बनाओगे ना तो वो आपको अच्छे रिजल्ट देगी। क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर्ड आफ्टर द ऑडिट वर्क हैज बीन परफॉर्म्ड इज लाइकली टू बी लेस एक्यूरेट। कौन सी है लेस एक्यूरेट, लेस एक्यूरेट कौन सी है, जो कि मैं आफ्टर द ऑडिट वर्क कंप्लीट करने के बाद जो डॉक्यूमेंटेशन बना रहा हूं ना, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन आपने ऑडिट वर्क करने के साथ साथ ही बना ली तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये बात इसमें लिखी गई है, एकदम कॉमन सेंस की बात है। अगली बात, ऑडिट फाइल। जितनी भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रहेगी ना वो एक मोटी फाइल लेके आऊंगा मैं स्टेशनरी की दुकान से और उसमें घुसेड़ दूंगा, ठीक है। मैंने बोला हाँ। ये देखो ये डेफिनेशन दी हुई है, एक बार पढ़ने जैसी डेफिनेशन है, मस्त चार्ट में इन लोगों ने बना के दे रखी है।
क्या है ऑडिट फाइल? वो मोटी फाइल जिसके अंदर मैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को घुसेड़ता हूं। क्या है? सुन लो, वन और मोर फोल्डर्स और अदर स्टोरेज मीडिया। फोल्डर यानी कि जैसा कि मैंने बोला वो मोटी फाइल, स्टोरेज मीडिया यानी कि कंप्यूटर पे भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में अगर आप कर रहे हो तो स्टोरेज मीडिया यानी कि कोई कंप्यूटर पे आपने फाइल बना ली। इन फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, फिजिकल यानी कि मैं स्टेशनरी की दुकान से फाइल खरीद के लाया, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म यानी कि मैंने कंप्यूटर पे क्या बना लिया, एक फोल्डर बना लिया। कंटेनिंग द रिकॉर्ड दैट कंप्राइज द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फॉर ए स्पेसिफिक एंगेजमेंट, यानी कि कोई भी स्पेसिफिक एंगेजमेंट के लिए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होगी ना, वो मोटी ऑडिट फाइल में होगी। तो एक पतली पतली क्या होगी, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, और वो किस में जाएगी, मोटी ऑडिट फाइल में जाएगी। मैंने बोला ठीक है। एकदम ही फालतू इलस्ट्रेशन दे रखे, एकदम पप्पू इलस्ट्रेशन देख रखे, खुद से पढ़ोगे आ जाएगा। असेंबली ऑफ द फाइनल ऑडिट फाइल इंपॉर्टेंट चीज है और एकदम ही फालतू चीज है, बहुत ही इजी चीज है, मेरे साथ साथ ही आपकी कंप्लीट हो जाएगी। द ऑडिटर शैल असेंबल द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इन ऑडिट फाइल, यानी कि फाइलिंग का काम की बात चल रही है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को ऑडिट फाइल में फाइल करना है, घुसेड़ना है। तो ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है। मैंने आपको अंडरलाइन करके दिया, ये क्या है सर, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है। उसके बाद पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा है, एसक्यूसी 1, और उसका लंबा चौड़ा नाम है वो तो चलो जब अपन एसक्यूसी 1 करेंगे तो मैं आपको याद करवा दूंगा। एसक्यूसी 1 रिक्वायर्स फर्म्स टू एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर द टाइमली कंप्लीशन ऑफ द असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल, यानी असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल की बातें किधर लिखी गई है, एसक्यूसी 1 में लिखी गई है। जो चीज आप इधर पढ़ रहे हो वो एसक्यूसी 1 में आपकी वापस से रिपीट होगी, ठीक है। तो ये असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल के प्रोविजंस किधर दिए गए हैं, एसक्यूसी 1 में दिए गए हैं। ये चीज आप इस चैप्टर में भी पढ़ोगे और एसक्यूसी 1 में भी पढ़ोगे। An appropriate time limit within which to complete the assembly of the final audit file is ordinarily not more than 60 days after the date of the auditor's report, यानी कि ऑडिटर की रिपोर्ट एक बार बन जाए ना, डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट उस पर डल जाए ना, ऑडिटर के रिपोर्ट के बाद मैक्सिमम 60 दिन के अंदर अंदर आप लोग है ना असेंबली कर देना फाइनल ऑडिट फाइल की, यानी कि जो भी फाइलिंग का काम है ना आपका, फाइलिंग का फालतूगिरी का काम जिसमें कोई दिमाग की जरूरत नहीं होती, 60 दिन का मैक्सिमम टाइम दे रहा हूं, मैक्सिमम 60 दिन में आप कर लेना आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। और ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, देखो मैंने क्या करके दिया है, आपको हाईलाइट करके दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, यानी आप गाने सुनते सुनते भी कर सकते हो, फाइलिंग के काम में किसी भी प्रकार के दिमाग की जरूरत नहीं होती है। मैंने बोला ठीक है, तो बोले ठीक है सर, कब तक कर देना है आपको असेंबली ऑफ द फाइनल ऑडिट फाइल का काम, तो मैंने बोला मैक्सिमम 60 डेज तक कर देना आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है। मैंने बोला हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, कुछ भी दिमाग की जरूरत नहीं होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस दैट डज नॉट इन्वॉल्व द परफॉर्मेंस ऑफ न्यू ऑडिट प्रोसीजर्स और ड्राइंग ऑफ न्यू कंक्लूजन, ना तो इसमें नए ऑडिट प्रोसीजर लगाने की जरूरत होती है, ना ही इसमें नए कंक्लूजन को बनाने की जरूरत होती है, बिना दिमाग का काम होता है ये। मैंने बोला ठीक है। चेंजेस भी अगर मैं करूंगा ना इसमें, तो मैं एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के ही चेंजेस करूंगा, कुछ बड़े हाई फाई चेंजेस मैं इसमें नहीं करने वाला। सर एग्जांपल दिए हुए चेंजेस की इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो। यानी कि सबसे पहले तो मैंने क्या बोला, असेंबली में करूंगा फाइनल ऑडिट फाइल, यानी कि फाइलिंग का काम मैं करूंगा मैक्सिमम 60 डेज के अंदर अंदर आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। चेंजेस भी अगर मैं इसमें करूंगा तो एडमिन नेचर के ही करूंगा, कुछ हाई फाई चेंज नहीं करूंगा। जैसे कि सबसे पहला चेंज का एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, डिलीट मैं करूंगा सुपरसीडेड डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि पुराने कोई भी डॉक्यूमेंट को मैं डिलीट कर दूंगा, डिस्कार्ड कर दूंगा, सबसे पहली बात। दूसरा एग्जाम्पल, सॉर्टिंग, कोलेटिंग, क्रॉस रेफरेंसिंग वर्किंग पेपर। सॉर्टिंग यानी कि जमाना, एक के बाद एक के बाद एक, तो वो लाइन में नहीं थे तो मैंने लाइन में उसको जमा दिया। कोलेटिंग यानी कि कंबाइन करना, और क्रॉस रेफरेंसिंग का मतलब आपको पता है, पहले पेज पे लिखूंगा कि तीसरे पेज पे ये कोई चीज है तो क्रॉस रेफरेंस करूंगा। तो ये सारी चीजों में कोई दिमाग नहीं चाहिए होता है, तो ये वाले चेंजेस मैं करूंगा, एडमिन नेचर के चेंज करूंगा। तीसरा, कोई मेरे को साइन करना होगा ना उस पर, तो मैं नीचे साइन कर दूंगा, अपना सिग्नेचर दे दूंगा। और चौथा, डॉक्यूमेंटिंग ऑडिट एविडेंस दैट द ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड, एक ऐसा ऑडिट एविडेंस को मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट करूंगा जो कि मैंने ऑब्टेन कर लिया है, डिस्कस कर लिया है और एग्री कर लिया है अपने टीम वाले मेंबर से बिफोर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, यानी कि ऑडिटर रिपोर्ट की डेट से पहले, बिफोर द डेट ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट, कोई भी ऐसा ऑडिट एविडेंस जो कि मैंने ऑब्टेन कर लिया, डिस्कस कर लिया और एग्री कर लिया अपने टीम मेंबर्स के साथ, उसको मैं डॉक्यूमेंट कर दूंगा। तो ये 4 तरह के चेंजेस मैं कर सकता हूं, इसमें कोई भी दिमाग की जरूरत नहीं है, चेंजेस एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के ही मैं कर सकता हूं। मैंने बोला ठीक है, वापस से 4 रिवाइज करवा दो। कोई भी मेरे को डिलीट करनी होगी ना डॉक्यूमेंटेशन, वो डिलीट कर दूंगा, सॉर्टिंग कर दूंगा, कोलेटिंग कर दूंगा, क्रॉस रेफरेंसिंग कर दूंगा वर्किंग पेपर की, सिग्नेचर करना होगा तो वो कर दूंगा, यानी कि साइनिंग ऑफ, और डॉक्यूमेंट कर दूंगा ऐसा ऑडिट एविडेंस जो कि ऑडिटर ने ऑब्टेन किया है, डिस्कस किया है और एग्री किया है मेंबर्स के साथ बिफोर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को मेरे को कब तक मेंटेन रखना है। हाईलाइट जो मैंने किया वो देखो, रिटेंशन पीरियड कितना है डॉक्यूमेंटेशन का, मिनिमम 7 साल तक। तो आपने क्या करना है इसको, मिनिमम 7 साल फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, और इफ लेटर द डेट ऑफ द ग्रुप ऑडिटर्स रिपोर्ट, यानी कि एज द केस में भी, ऑडिट रिपोर्ट है तो ऑडिट रिपोर्ट, ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट है तो ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट। ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट यानी कि जब होल्डिंग सब्सिडरी सब रहते हैं ना वो, ठीक है। कब तक आपको रखना है, मिनिमम 7 साल तक आपको रिटेन करके रखना है, मिनिमम 7 साल तक आप इसको अपने पास रखना, मैक्सिमम चाहे तो जिंदगी भर रख लेना, लेकिन मिनिमम 7 साल तक तो आपको ये रखना ही है, ठीक है। मैंने बोला हाँ सर, एकदम ही एमसीक्यू वगैरह में आप लोगों को काम आ जाएगा, और एसक्यू 7 में सारी चीजें वापस से रिपीट होने वाली है। रिटेंशन पीरियड कितना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का, मिनिमम 7 साल, लेकिन
असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल कब तक खत्म होना चाहिए? मैक्सिमम 7 दिन। देखो ये मैक्सिमम है 7 दिन, और वो 7 साल जो है वो मिनिमम है, तो वो समझना, मैक्सिमम 60 डेज एंड मिनिमम 7 ईयर्स। ओके सर, ये वाली चीज को पेंडिंग रखा हूं, बाद में बताऊंगा। पहले ये इजी इजी कर लेते हैं। कंप्लीशन मेमोरेंडम और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की समरी, जैसे आप अपने नोट्स बनाते हो ना, वैसे ही ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की समरी। द ऑडिटर में कंसीडर इट हेल्पफुल टू प्रिपेयर एंड रिटेन एज पार्ट ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ए समरी। ठीक है, समरी को मैं क्या बोलता हूं? कंप्लीशन मेमोरेंडम। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की समरी का नाम क्या है? कंप्लीशन मेमोरेंडम। दो चीजें होती है समरी में। पहला, सिग्निफिकेंट मैटर्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट एंड हाउ दे वर एड्रेस्ड। बड़ी बातें जो कि ऑडिटर के सामने आई और बड़ी बातों का जवाब कैसे दिया। सिग्निफिकेंट मैटर्स और हाउ दे वर एड्रेस्ड। सिग्निफिकेंट मैटर्स एंड हाउ दे वर एड्रेस्ड, यानी कि बड़ी बातें जो कि ऑडिटर के ध्यान में आई और बड़ी बातों का जवाब कैसे दिया। उसके बाद मैंने हाईलाइट कर रखा है, लार्ज ऑडिट में मेरे को समरी बनानी पड़ती है। जैसे लार्ज चैप्टर होते हैं उसमें आपको समरी बनानी पड़ती है ना, स्मॉल में नहीं बनाओगे तो चलेगा, लेकिन लार्ज चैप्टर में आपको बनानी पड़ती है, तो उसी लार्ज ऑडिट की मेरे को समरी बनानी पड़ती है। उसके फायदे क्या है वो दिए हुए हैं, एक बार पढ़ लेने जैसे। क्या है? The preparation of such a summary may assist auditors consideration of the significant matter। significant matter के बारे में पता चल जाएगा, वो तो जाहिर सी बात है, दो ही चीज तो आती है मेरी समरी में, significant matter and how they were addressed। सुनो, it may also help the auditor to consider whether there is any individual relevant essay objective that the auditor cannot achieve that would prevent the auditor from achieving the overall objectives of the auditor। समरी बनाता हूं ना तो पता चलता है कौन से ऐसे कंप्लाई हुए और कौन से ऐसे कंप्लाई नहीं हुए। सिंपल सारी सी क्या कर रहा हूं, समरी बनाता हूं तो पता चलता है कौन से ऐसे कंप्लाई हुए, कौन से ऐसे कंप्लाई नहीं हुए। ठीक है, मैंने बोला हाँ सर। खाली दो बातें याद रखनी थी, सिग्निफिकेंट मैटर्स एंड हाउ दे वर एड्रेस्ड। ठीक है, यही होता है क्या सर? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की समरी, जिसको मैं बोलता हूं कंप्लीशन मेमोरेंडम। अगली बात, ओनरशिप ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। एसक्यूसी 1 क्या बोलता है ना सर? एसक्यूसी 1 में वापस से चीज पढ़ने वाले हैं। एसक्यूसी 1 क्या बोल रहा है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किसकी प्रॉपर्टी है? तो बोले ऑडिटर की प्रॉपर्टी है, क्योंकि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किसने बनाई है? ऑडिटर ने बनाई है। लेकिन वो चाहे तो अपने डिस्क्रिप्शन पे, डिस्क्रिप्शन यानी कि अपने मर्जी पे, उसके पोर्शन या एक्सट्रैक्ट अवेलेबल करवा सकता है क्लाइंट को, प्रोवाइडेड अगर वो ऐसे पोर्शन अवेलेबल करवा रहा है ना, तो उसके काम के वैलिडिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। डज नॉट अंडरमाइन द वैलिडिटी ऑफ द वर्क परफॉर्म, या उसके इंडिपेंडेंस पे कोई भी तरह का इंपैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, मैंने बोला हाँ सर। क्या बोल रहा हूं सर? वापस से समझाओ, नहीं समझ में आया? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किसकी प्रॉपर्टी है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑडिटर की प्रॉपर्टी है, लेकिन वो चाहे तो अपनी मर्जी से उसके पोर्शन या एक्सट्रैक्ट अवेलेबल करवा सकता है क्लाइंट को, प्रोवाइडेड कि इससे उसके काम पे कोई भी तरह का इंपैक्ट या इससे उसके इंडिपेंडेंस पे कोई भी तरह का इंपैक्ट नहीं आएगा। बहुत ही इजी ऐसे 230 एक पॉइंट पर रहता है अपना, सुन लो। ऑडिटर डॉक्यूमेंट करेगा सिग्निफिकेंट मैटर्स को और अपने दिमाग को, दिमाग यानी कि प्रोफेशनल जजमेंट को। पहले मैं बात करता हूं सिग्निफिकेंट मैटर के बारे में। ऑडिटर डॉक्यूमेंट करेगा सिग्निफिकेंट मैटर को, दो बार रीड कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑडिटर डॉक्यूमेंट करेगा सिग्निफिकेंट मैटर को, तो सिग्निफिकेंट मैटर कौन से होंगे ना, देख लो, तीन एग्जांपल इधर दिए हुए हैं। मैटर्स दैट गिव राइज टू सिग्निफिकेंट रिस्क, यानी कि जिसमें सिग्निफिकेंट रिस्क हो, जिसमें ज्यादा रिस्क हो ना, वो सिग्निफिकेंट मैटर होते हैं। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट समझ लो फटाफट से। रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स इंडिकेटिंग दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कुड बी मटेरियली मिसस्टेटेड। जब कभी भी मेरे को पता चल रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ना सर, बड़ी गड़बड़ी है, मटेरियल यानी कि बड़ी, मिसस्टेटमेंट यानी कि गड़बड़ी, तो जब कभी भी बड़ी गड़बड़ी है ना, तो वो एक सिग्निफिकेंट मैटर है जिसका ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा? डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। दूसरा, और नीड टू रिवाइज द ऑडिटर्स प्रीवियस असेसमेंट ऑफ रोमम एंड द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेस टू दोज रिस्क। पहले मैंने कोई रिस्क निकाली थी, अब मैं उसको रीअसेस कर रहा हूं, अब मैं उसको रिवाइज कर रहा हूं, तो वो भी मेरे लिए एक सिग्निफिकेंट मैटर है जिसका मेरे को डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। फिर सर्कमस्टेंसेस दैट कॉज द ऑडिटर सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी इन अप्लाइंग नेसेसरी ऑडिट प्रोसीजर। कुछ ऐसी सर्कमस्टेंस आ गए जिससे मैं अपने ऑडिट प्रोसीजर लगा ही नहीं पा रहा हूं, तो वो भी एक सिग्निफिकेंट मैटर है जिसका मेरे को डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। तीसरा, फाइंडिंग्स दैट कुड रिजल्ट इन अ मॉडिफिकेशन टू द ऑडिट ओपिनियन और द इंक्लूजन ऑफ एन एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो जब कभी भी मेरे को मेरे ऑडिट ओपिनियन को मॉडिफाई करना पड़ रहा है या एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ डालना पड़ रहा है, इसका मतलब कि वो सिग्निफिकेंट मैटर है, और वो सिग्निफिकेंट मैटर का मेरे को क्या करना पड़ेगा? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मेरे को? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। तीन बातें जब कभी भी मेरे को सिग्निफिकेंट मैटर का ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। तो सर कौन से होते हैं सिग्निफिकेंट मैटर? सबसे पहला, कभी भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट यानी कि बड़ी गड़बड़ी है ना, तो वो क्या हो गया? मेरा सिग्निफिकेंट मैटर हो गया और उसका मेरे को ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। फिर मैं मेरे पुराने रोमम को रिवाइज कर रहा हूं ना, तो मेरे को सिग्निफिकेंट मैटर हो गया और उसका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। फिर अगर तुम्हें अपने सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी आ रहा है मेरे को इन अप्लाइंग नेसेसरी ऑडिट प्रोसीजर, यानी कि जब मैं ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगा पा रहा हूं, मेरे को दिक्कतें आ रही है, तो मैं उसको डॉक्यूमेंट करूंगा। और तीसरा, जब कभी भी मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूं अपने ऑडिट ओपिनियन का या एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ का मैं इंक्लूड कर रहा हूं अपने रिपोर्ट में, तो उसको मेरे को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। अगला,
ऑडिटर को प्रोफेशनल जजमेंट को भी डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। प्रोफेशनल जजमेंट यानी कि अपने दिमाग को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। देखो मैंने इधर लिखा है, ऑडिटर को प्रोफेशनल जजमेंट को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, बोले तो अपने दिमाग को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। देखो यहां पे लिखा है मैंने प्रोफेशनल जजमेंट को। लेकिन 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 सुन लो, क्यों करना पड़ेगा अपने दिमाग को डॉक्यूमेंट? मान लो आज मैं रिलायंस का ऑडिटर हूं, कल कोई और रिलायंस का ऑडिटर आएगा, तो वो मेरे दिमाग को पढ़ सकेगा। तो कैसे पढ़ सकेगा? तो मैं जो डॉक्यूमेंट करके गया हूं ना, वो पढ़ लेगा। ठीक है, तो उससे उसको मेरे प्रोफेशनल जजमेंट के बारे में पता चल जाएगा। देखो सच मैटर्स, ये जो ब्लू बॉक्स है ना उसके ऊपर वाला पैराग्राफ, सच मैटर्स आर ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट टू दोज रिस्पांसिबल फॉर रिव्यूइंग ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूडिंग दोज कैरिंग आउट सब्सिक्वेंट ऑडिट। यानी मैं हूं शंकर, लेकिन मेरे बाद कोई और आया, क्या करने? ऑडिट करने। तो उसको सब्सिक्वेंट ऑडिट को करेगा ना, तो फिर उसको मेरे वाली चीजें वो देख सकता है। व्हेन रिव्यूइंग मैटर्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस, फॉर एग्जांपल व्हेन परफॉर्मिंग अ रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग एस्टीमेट, यानी कि जब कभी भी वो रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू करेगा तो फिर वो मेरे दिमाग को पढ़ सकता है। तो मेरे दिमाग को कैसे पढ़ेगा? तो मैं अगर कुछ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करके गया हूं मेरे प्रोफेशनल जजमेंट का, तो वो मेरे दिमाग को पढ़ सकेगा। सब्सिक्वेंट ऑडिट करने वालों के लिए काम में आता है। सर प्रोफेशनल जजमेंट का डॉक्यूमेंटेशन कब करोगे? 3 केसेस में करूंगा। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा आपको, छोटा करना पड़ेगा। तीन केस के अंदर अंदर मेरे को क्या करना पड़ेगा? प्रोफेशनल जजमेंट को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। सबसे पहला रेशनल फॉर ऑडिटर्स कंक्लूजन, बेसिस फॉर ऑडिटर्स कंक्लूजन और बेसिस फॉर ऑडिटर्स कंक्लूजन, ये 3 केस रहेंगे। रेशनल और बेसिस एक ही होता है, इन लोगों ने 2 अलग अलग उसके लिए वर्ड यूज कर दिया। रेशनल और बेसिस सबका मतलब क्या होता है? रीजन। ठीक है, सुन लो, प्रोफेशनल जजमेंट को कब डॉक्यूमेंट किया जाएगा? तो सबसे पहला पॉइंट, rational for auditor's conclusion when a requirement provides that the auditor shall consider certain information or factors and that consideration is significant in the context of the particular engagement। यानी कि जब देखना हो कि किस बेसिस पे सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन चेक करी, यहां पे देख लो मैंने इधर लिखा हुआ है अलग से। जब कभी भी मेरे को देखना हो कि कौन से बेसिस पे ऑडिटर ने सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन को चेक करा, तो मैं उसके रेशनल को यानी कि उसके रीजन को डॉक्यूमेंट करूंगा। सबसे पहला बात। दूसरा, मैं वापस से बेसिस फॉर ऑडिटर्स कंक्लूजन को यानी कि रेशनल को यानी कि रीजन को डॉक्यूमेंट करूंगा ऑन द रीजनेबलनेस ऑफ एरियाज ऑफ सब्जेक्टिव जजमेंट। यानी कि फॉर एग्जांपल ऑडिटर का जजमेंट होता है कि वो फीफो मेथड लगा रहा है या वेटेड एवरेज मेथड लगा रहा है इन्वेंट्री को वैल्यू करते हुए। ऑडिटर का जजमेंट होता है वो एसएलएम मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहा है, डब्ल्यूडीवी से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो रीजनेबलनेस क्या थी? क्या बेसिस पे उसने डिसाइड किया कि मैं एसएलएम मेथड लगाऊंगा? क्या बेसिस पे उसने डिसाइड किया कि मैं डब्ल्यूडीवी लगाऊंगा? क्या बेसिस पे उसने डिसाइड किया कि मैं फीफो लगाऊंगा? क्या बेसिस पे उसने डिसाइड किया कि मैं वेटेड एवरेज मेथड लगाऊंगा? तो रीजनेबलनेस क्या है, उसके बेसिस को मेरे को क्या करना पड़ेगा? डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। और तीसरा, ऑथेंटिसिटी को मेरे को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। जब कभी मेरे को पता चला कि भैया गड़बड़ है, ठीक है, तो किस बेसिस पे मैंने बोला है कि डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है या किस बेसिस पे मैंने बोला कि डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक नहीं है, वो बेसिस को मेरे को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। तो कब? The basis for the auditor's conclusion about the authenticity of a document when further investigation is undertaken। जब कभी भी further investigation हुई है ना, तो when further investigation is undertaken in response to conditions identified during the audit that caused the auditor to believe that the document may not be authentic। जब कभी भी मेरे को लग रहा है डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक नहीं है, तो वो डॉक्यूमेंट को चेक करूंगा मैं कि वो ऑथेंटिक है या नहीं है, और उसके लिए मेरा बेसिस को मैं क्या करूंगा? मैं मेरे बेसिस को डॉक्यूमेंट करूंगा। यानी कि इस पॉइंट में अपन ने क्या पढ़ा ना, ऑडिटर जो है सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट करेगा सिग्निफिकेंट मैटर को, जिसमें अपन ने 3 ऊपर जो सिग्निफिकेंट मैटर के एग्जांपल थे वो देखे। फिर मैंने क्या बोला? ऑडिटर डॉक्यूमेंट करेगा अपने दिमाग को, दिमाग बोले तो प्रोफेशनल जजमेंट को, जिसमें मैंने बोला 3 केस में वो करेगा। सबसे पहला तो रेशनल फॉर ऑडिटर्स कंक्लूजन, दूसरा बेसिस फॉर ऑडिटर्स कंक्लूजन, तीसरा भी बेसिस फॉर ऑडिटर्स कंक्लूजन। रेशनल किसका? रेशनल की जगह बेसिस वर्ड यूज कर लेना, सब सेम ही होता है। बेसिस फॉर ऑडिटर्स कंक्लूजन क्या चेक करने के लिए कि किस बेसिस पे उसने सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन को चेक करा। दूसरा रीजनेबलनेस चेक करने के लिए, मैं फीफो यूज कर रहा हूं तो क्यों यूज कर रहा हूं, कोई भी अकाउंटिंग एस्टीमेट में यूज कर रहा हूं तो क्यों यूज कर रहा हूं, वेटेड एवरेज मेथड यूज कर रहा हूं तो क्यों यूज कर रहा हूं। और तीसरा ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए। ठीक है, मैंने बोला हाँ, ये था हमारा नन्ना मुन्ना प्यारा एसए 230। फटाफट से वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दो और कमेंट कर दो। कमेंट में टेस्ट हैव डेफिनेटली स्कोर 70+ इन ऑल 10 May 2024। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।